हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी। सो गाइस, आज ये यूट्यूब पर मेरी फर्स्ट क्लास है और इस पर आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो रहेगा आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है। कोशिश करूँगी कि ये छोटे छोटे जो सेशंस हैं यूट्यूब पर इनके थ्रू कुछ एनवायरनमेंट या किसी अदर सब्जेक्ट्स के उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो फैक्ट्स हैं या कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको यहाँ देती रहूँ। आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में इन्वायरमेंट के बारे में आज हम समझेंगे थोड़ा सा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये आखिर होता क्या है। और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, इन्वायरमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। मेरी कोशिश रहेगी कि वो क्वेश्चंस आपके मैं तैयार करवा सकूँ, यहाँ से आप समझ पाओ इस सब्जेक्ट को। तो आज की इस क्लास में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इन्वायरमेंट का, और इसके बाद और भी जो छोटे छोटे सेशंस आएंगे उनमें हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें कि आखिर इन्वायरमेंट जो है वो होता क्या है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमारा सौर मंडल है, इसकी हम बात करें तो कहा जाता है कि जितने भी ग्रह हैं उसमें अर्थ यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, हमारा जीवन संभव है। ठीक है। अभी तक किसी भी ग्रह में जीवन की संभाव्यता नहीं खोजी जा सकी है, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण है। ठीक है। पर्यावरण एक आधारभूत संरचना, आप आधारभूत तत्व तो बोल सकते हो जीवन के लिए। अब पर्यावरण है, चलो मान लेते हैं। पर्यावरण, तो पर्यावरण है क्या, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? पर्यावरण की जो परिभाषा है या समझने का तरीका है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं पर्यावरण को। जैसे भौतिक वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो वो एक भौतिक पर्यावरण के रूप में इसको देखते हैं। जीव विज्ञान में अगर हम देखें तो जैविक पर्यावरण की तरह इसको देखा जाता है। एक सांस्कृतिक पर्यावरण भी हम समझ सकते हैं, सामाजिक पर्यावरण भी समझ सकते हैं। तो आखिर पर्यावरण है क्या, है ना? तो एक अगर हम सामान्य शब्दों में देखें इसको, पर्यावरण को समझने की कोशिश करें तो एक सामान्य से शब्दों में हम बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब आपके पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। वो चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। मीन्स कि वो जैविक तत्व हो सकते हैं या अजैविक अथवा भौतिक तत्व हो सकते हैं। इन सब घटकों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। तो पर्टिकुलर कोई जीव है, कोई व्यक्ति है, वो आसपास जितनी भी चीज़ें देखता है वो सबका सब क्या है, पर्यावरण है। उसको चारों तरफ से जो भी चीज़ें घेरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाते हैं। सिंपल यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट, ये जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का, ये फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से लिया गया है। ठीक है। अब ये जो एनवायरनर शब्द है, ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है घेरा हुआ या घेरना। मीन्स कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको घेरे हुए हैं या आप जिन चीज़ों से घिरे हुए हो, वो सब मिलकर क्या कहलाती हैं, उन सब का सम्मिलित रूप मिलकर पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्य शब्दों में पर्यावरण का जो आशय है वो जैविक यानी कि लिविंग और अजैविक घटकों यानी कि नॉन लिविंग, ठीक है, इन कंपोनेंट्स, अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। ठीक है। तो जो भी आपके जैविक और अजैविक घटक हैं वो अपने आसपास की तत्वों से, आसपास की उससे कैसे वातावरण क्रिएट करते हैं, कैसे वो क्रिया करते हैं, कैसे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर निर्भर है जैविक और अजैविक तत्व, उन सब का सम्मिलित रूप आपका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित करता है, पोषित करता है और समाप्त होने में मदद करता है। अब ये जो है कि विकसित करना, पोषित करना और समाप्त होना, ये प्रोसेस आप धीरे धीरे जैसे जैसे पर्यावरण को समझते जाओगे ना, वैसे वैसे इसमें क्लियरिटी आपको आती जाएगी। ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आपके आसपास आप जो वायु है, ठीक है, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, जल है, स्थल है,
ये आपके अजैविक घटक हो गए। अगर हम जैविक की बात करें तो जैविक में आपके आसपास जो भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनकी अगर हम बात कर दें कि मेरे सामने टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है ना, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजों से आप घिरे हुए हो, ये सब चीजें मिलकर के आपके चारों तरफ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, एक पर्यावरण निर्मित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण में आप मानव निर्मित चीजों को भी सम्मिलित करते हो, आप सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का जो कल्चर है, सारी उसका कल्चर अलग अलग होता है, संस्कृति अलग होती है, तो उस समाज के कल्चर में जो भी चीज़ें आपको, आप जिनको फॉलो कर रहे हो या जिन चीज़ों से आप घिरे हुए हो, आपके पास जो भी चीज़ें हो रही हैं आसपास, वो सबका सब आपका क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, आप जिस समाज में रह रहे हो, समाज में जो चीज़ें हैं तो वो कहलाएगा सामाजिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, मानव निर्मित, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब की सब चीज़ें क्या हैं, ये सब पर्यावरण के ही टाइप है। ठीक है, तो ये आपने सिंपल अर्थों में समझा कि पर्यावरण क्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक एक्ट आया हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या डेफिनेशन बताई पर्यावरण की, तो इन्होंने बोला कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक, भौतिक का मतलब जैसे अभी हमने बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट की बात की ना, तो ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट जैविक, और अभौतिक या फिर इसी को हम बोल देते हैं अबायोटिक या फिर इसी को बोलते हैं अजैविक। ठीक है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर जैविक और अजैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया, कि वो कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब कि अगर कोई पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, तो वो स्थल से, जल से, वायु से कैसे जुड़े हुए हैं, क्या उनमें परस्पर क्रियाएं होती हैं, उन सब चीजों को सम्मिलित करता है आपका पर्यावरण। ठीक है, तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग ये परिभाषा आप याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं अभौतिक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि पर्यावरण जो है, तो प्रकृति में अगर पर्टिकुलर किसी हम जीव की बात करें तो वो जीव तभी जीवित रह सकता है जब उसके अकॉर्डिंग वहां पर वातावरण क्रिएट होगा। मतलब वो किस तरीके से एक दूसरे से क्रियाएं करते हैं, आप अगर कहीं पर रह रहे हो, आपका निवास कहीं पर है, तो ऑब्वियसली वहां पर आपके अकॉर्डिंग चीजें होंगी कि टेम्परेचर जो होगा, आप ऐसा टेम्परेचर होगा जिसको आप सहन कर सकते हो, है ना, पानी की मात्रा है, वायु की मात्रा है, ये सारी चीजें क्या है कि आपके अकॉर्डिंग, तो वहां पर कि कोई भी जीव है वो अपने उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकता है, और सभी के लिए वातावरण की जरूरतें अलग अलग होती हैं, और इन सब चीजों के लिए वो क्या करते हैं, आपस में परस्पर क्रियाएं करते हैं, और उनसे मिलकर ही आपका क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। सो सिंपल आप बोल सकते हो कि पर्यावरण क्या है, सभी जैविक और अजैविक जो अवयव हैं या जो घटक हैं उनका एक सम्मिश्रण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि पर्यावरण के घटक या फिर पर्यावरण के कारक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो यहाँ पर कि चूंकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अभी हमने इस चीज को समझा, तो इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक या फिर जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारी अर्थ में, उन सारे कंपोनेंट्स को पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, और इसी आधार पर क्या किया गया है कि पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया गया है कि इसके जैविक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक या भौतिक पर्यावरण क्या है, और अजैविक या भौतिक पर्यावरण क्या है, और जैविक पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो अगर हम अभी अभी तक अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, अजैविक पर्यावरण या अजैविक घटकों की बात कर रहे हैं, तो अजैविक घटक कहलाते क्या हैं, अजैविक और भौतिक एक ही चीज है। ठीक है, या नॉन लिविंग आप इनको बोल सकते हो। तो जो भी आपका स्थल है, इसमें आपका स्थल आ जाता है, यानी कि स्थल मंडलीय पर्यावरण, तो इसको आप लिथोस्फीयर बोल सकते हो। वायुमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, और जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में मेनली कौन कौन से आते हैं, आपका स्थल हो गया, सेकेंडरी जल हो गया, और तीसरा वायु हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, जल हो गया।
ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, अजैविक या भौतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, अब इसको भी अगर डिवाइड करना है कि स्थल मंडलीय पर्यावरण, तो स्थल मंडलीय पर्यावरण में आपका पर्वतीय पर्यावरण आ जाता है, मैदान आ जाते हैं, झील आ जाते हैं, झरने हैं, ग्लेशियर्स हैं, डेजर्ट हैं, ये सब के सब आपके किस में, स्थल मंडल में आ जाते हैं। सो कोई भी आपका जो पर्यावरण है उसको आप कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और वो सारा सम्मिलित रूप से ही मिलकर के पर्यावरण कहलाता है, उसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ अजैविक या भौतिक पर्यावरण। सेकेंडरी आपका है कौन सा, जैविक पर्यावरण। तो दूसरा जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, तो जैविक पर्यावरण इसके अंतर्गत दो आते हैं, एक तो आपका होता है वनस्पति पर्यावरण, फ्लोरल एनवायरनमेंट बोल देते हैं, और दूसरा आपका जंतु पर्यावरण, फिनल एनवायरनमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो जैविक में यानी कि सिंपल याद रखो, जैविक का मतलब है लिविंग थिंग्स और अजैविक का मतलब है नॉन लिविंग। तो अजैविक में आपका स्थल, वायु, जल हो गया, और फिर इसके अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी वो सब आपका अजैविक कहलाएगा। और जैविक में पेड़ पौधे हो गए और जंतु यानी कि मनुष्य, जानवर, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, जैविक पर्यावरण में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर पर्यावरण को हम देखें तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, और अगर और हमें इसमें सब डिविजन्स करना है तो कुछ इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है कि पर्यावरण को तीन संघटकों में भी हम बांट सकते हैं। अब तीन संघटक, दो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक तो भौतिक या अजैविक पर्यावरण है, सेकेंडरी आपका जैविक पर्यावरण है, और थर्ड आपका ऊर्जा संघटक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऊर्जा संघटक, यहाँ तो हमने देखा कि स्थल है, वायु है, जल है, तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें कि स्थल और वायु और जल ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, तो अगर वायुमंडल की हम सिंपल बात करें तो वायुमंडल क्या है, हमारे चारों तरफ जो गैसीय आवरण है वही तो आपका एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहलाता है ना। अब वायुमंडल में आपका क्या है, गैसें भी मौजूद हैं, जल वाष्प भी है, धूल कण भी है, ये सब का मिश्रण ही आपका वायुमंडल कहलाता है। अब वायुमंडल में आप सोचो कि हम इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, अब अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आगे की चीजें कैसे वर्क करेंगी, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे, मनुष्य, जीव जंतु कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि वायुमंडल है तभी तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, वायुमंडल है तभी तो पौधे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, अपना खाद्य पदार्थ बना पाते हैं, है ना। वायु है तभी आपका जो जीव जंतु है, वनस्पति है, उनको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव या बहुत सारी जो गैसेस हैं वो कहीं ना कहीं जरूरी हैं, और इसी अब जो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, लेकिन एक अगर जितनी मात्रा में ज़रूरत है अगर वो मात्रा भी नहीं मौजूद होगी तो फिर उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। तो ज़रूरी हर चीज़ है, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए, वो चाहे गैसेस हों चाहे कोई भी चीज़ हो फिर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है कि वायु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जल की बात करें तो बिना जल के जल ही जीवन है ना, बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। और स्थल, अगर स्थल नहीं होगा, मृदा भूपर्पटी नहीं होगी तो खनिज संसाधन नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ये जो संघटक है इनसे मिलकर ही हमारा क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। ये अजैविक है, और अजैविक का जैविक के साथ क्या क्रिया होती है, मतलब मनुष्य जो है वो स्थल, वायु, जल कैसे डिपेंडेंट है, कैसे उनसे अपनी जरूरतें पूरी करता है, यही जो पारस्परिक क्रियाएं हैं वही सब मिलके क्या कहलाती हैं, आपके पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो अजैविक हो गए। अगर हम जैविक में बात करें तो जैविक में आपके यहाँ पर आ जाते हैं पादप हो गया, जीव हो गए, और सूक्ष्म जीव हो गए। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा कि ऊर्जा का एनर्जी कंपोनेंट्स हो जाते हैं आपके, बायोटिक हो गए, अबायोटिक हो गए, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये एनर्जी का तो आप अलग कर दो, एक ऊर्जा संघटक जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है। फिर अबायोटिक में आपके ये सारी चीजें हो गई, गैसेस हो गई, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें आपकी अबायोटिक में आ जाती हैं। और फिर ये बायोटिक की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए यानी कि जिनको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, जैविक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक, तो अजैविक में आपका सिंपल याद रखो, स्थल, वायु और जल, इनको सम्मिलित किया जाता है, और जैविक में आपका पादप, जीव और सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। पादप की बात करें तो फिर इसका अगर हम डिटेल में थोड़ा सा जाएं तो पादप भी जो होते हैं वो
सौपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मतलब सौपोषी ऑटोट्रॉफ्स जिनको हम बोल देते हैं कि अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं और अमर बेल टाइप के कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पौधे दो टाइप के होते हैं। सिमिलरली जो जू ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जू हैं, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ये भी आपके होते हैं स्वपोषित होते हैं और एक परपोषित होते हैं। ठीक, तो अगर हम स्वपोषित की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो आपके स्वपोषित कहलाते हैं। और परपोषित की बात करें तो जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, परपोषित जीव कहलाते हैं। अब अगर हम परपोषित में भी बात करें तो अपना भोजन किस टाइप से ग्रहण करते हैं उस आधार पर परपोषित को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और 3 भागों में कैसे डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि एक टाइप ये हो जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, मृतजीवी बोल देते हैं। ठीक, परपोषित का एक टाइप है मृतजीवी, दूसरा हम बोल देते हैं परजीवी जिसको हम पैरासाइट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका आ जाता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी, होलोजोइक बोल देते हैं। ठीक है, तो जो जू होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, स्वपोषित परपोषित, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो दूसरों के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर परपोषित आपके 3 टाइप के होते हैं। तो मृतजीवी सिंपल सा समझ में आ रहा है, जो जीव मृत पेड़ पौधों तथा जीवों से अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों, घुलित रूप में कार्बनिक यौगिकों को जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक, कार्बनिक यौगिकों के रूप में जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो भी घुलित रूप में। और अगर हम परजीवी की बात करें, पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स आपको पता है कि जो जीव मतलब अपने भोजन को अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब मृत जीवी का मतलब है कि मरे हुए जीवों पर, मरे हुए पेड़ पौधों से जो ग्रहण करते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी, परजीवी में जैसे आपका ये है ना मॉस्क्यूटोज वगैरह, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, परजीवी। ठीक है, पैरासाइट्स में आ जाते हैं। तो जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं ये अपने भोजन के लिए, और ये मृत पेड़ पौधों या मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और प्राणी संभोजी, तो प्राणी संभोजी सिंपल ये जो है इनका भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और प्राणी संभोजी, तो प्राणी संभोजी में वो सिंपल से जीव आ जाते हैं जो अपना भोजन अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ज्यादातर जो जानवर हैं, बड़े जानवर, जितने भी बड़े जीव जंतु हैं वो इस श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया, वो इसमें आ जाएगा, है ना। इसके अलावा कैमल हो गया, ऊंट वगैरह, वो इसमें आ जाएगा, या फिर काऊ हो गई, गाय, वो इसमें आ जाएगी। तो जितने भी बड़े जीव जंतु हैं वो सब प्राणी संभोजी होलोजोइक कहलाते हैं। परजीवी जो जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, मृतजीवी जो मरे हुए पेड़ पौधों या जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैविक कंपोनेंट्स में पादप हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको वियोजक भी बोल दिया जाता है, वियोजक। ठीक है, और वियोजक को भी आप और इजीली समझ सकते हो किससे, डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो वियोजक यानी कि डीकम्पोजर्स, मतलब कि जो डीकम्पोज करके, अब इसमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं, इसमें फंगी एंड बैक्टीरिया आ जाते हैं। यानी कि जो वियोजक कहलाते हैं वो इसमें कौन आ जाता है, कवक, और दूसरा आपका आ जाता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ठीक है, ये आपके डीकम्पोजर्स यानी कि सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, जो मरे हुए पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से उनको डिकम्पोज करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सड़ा गला करके उनको उसके बाद अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं डीकम्पोजर्स, सूक्ष्म जीव, वियोजक। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गए, इसमें से कौन कौन आपके डिकम्पोजर्स की श्रेणी में आते हैं।
तो जो वायरस होता है वो डिकम्पोजर्स नहीं होता है, ठीक है। वायरस में आपका जो डिकम्पोजर्स में आता है वो ओनली बैक्टीरिया एंड फंगी आता है, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखना है। तो ये सब के सब आपके क्या हैं, ये सब के सब आपके कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा था एनर्जी कंपोनेंट्स, या फिर हम उसको बोल देते हैं ऊर्जा संघटक, ठीक है। सिंपल है, ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से, सन से प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत क्या आपका आ जाता है, सौर प्रकाश आ जाता है, देन सौर विकिरण आ जाता है, तथा इसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, कि इसके द्वारा जैसे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है अलग अलग वेव से। तो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है, ठीक है। जो सौर ऊर्जा होती है वो कैसे आती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हमें प्राप्त होती है। और इस विद्युत चुंबकीय, इसे इसी वजह से क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ याद रखना है कि पृथ्वी की सतह पर जो हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा को भी सूर्य तप या इंसोलेशन बोल दिया जाता है, या फिर इसी को सौर विकिरण बोल दिया जाता है, ठीक है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर जो सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको सूर्य तप, इंसोलेशन या सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन बोल देते हैं। और पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को ही हम क्या बोल देते हैं, भूमंडलीय विकिरण या ग्लोबल रेडिएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज सतह पर मतलब इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट होती है जो सौर विकिरण है या जो सौर ऊर्जा है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या बोल देते हैं, आपका भूमंडलीय विकिरण यानी कि ग्लोबल रेडिएशन बोल देते हैं, ठीक है। या फिर जो पृथ्वी की सतह पर इस तरीके से आपकी ऊर्जा आती है सन से पृथ्वी की तरफ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल है आपका कि सौर ऊर्जा प्राप्त होगी तो ही आपके क्या कर पाएंगे, पौधे जो हैं वो भोजन बना पाएंगे, ठीक है। तो गैसेस की तो जरूरत है ही है, साथ में एनर्जी की भी जरूरत है। तो पौधे सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं हमारे जो शाकाहारी जो वेजिटेरियन है ना, या फिर नॉन वेजिटेरियंस है, तो वो दोनों आपके डिपेंडेंट कहीं ना कहीं पौधों पर ही होते हैं। और उसके बाद फिर आपका मतलब पौधों पर शाकाहारी और शाकाहारियों पर मांसाहारी, और फिर इससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इन दोनों से मिलकर के जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंट है, हमने सिंपल यहाँ पर देखा कि इन्वायरमेंट में आपके कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो इन्वायरमेंट में आपका बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड एनर्जी कंपोनेंट सम्मिलित होते हैं। और इन सब की सम्मिलित जो पारस्परिक क्रिया होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपके चारों तरफ जो भी बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स आपको घेरे हुए हैं वो आपस में किस तरीके से क्रिया करते हैं, किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, वो जो सारी चीजें आप फील करते हो, सारी चीजें देखते हो, वो सभी मिलकर के क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। आपके चारों तरफ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। इन्वायरमेंट आपका सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, भौतिक, जैविक कई तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिंपल हमने इतनी चीजें समझी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हम कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अदर टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें ये सारी। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।